हेलो बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब मज़े में होंगे। तो 8वीं बोर्ड की परीक्षा में जो बच्चे इस बार शामिल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का एक सिलेक्शन लेकर के आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। जो बच्चे गणित को बहुत भारी समझते हैं तो उन बच्चों की समस्या का निदान करने के लिए एक ऐसा सीरीज लेकर के आप लोग के लिए आए हैं जिसको कि अगर आप लोग एक बार बढ़िया से वीडियो देख लेंगे तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। और मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आएगा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सब क्वेश्चन का आसानी से हल आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत नीचे स्तर के होते हैं, बहुत हल्का होते हैं। अगर थोड़ा सा भी गणित में आप लोग ध्यान देंगे तो वो क्वेश्चन कभी मिस नहीं होगा, वो आराम से आप लोग बना लेंगे। तो चलते हैं, आज पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। इस चैप्टर से 3 से 4 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में आते हैं। हम लोग इन क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या है क्या। तो गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, यानी 0 से जो शुरू होती है संख्याएं वो सब पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया 0, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो सम भी है, जो सम भी है। इसके 2 गुणनखंड हैं, इसमें 2 अलग अलग संख्याओं से भाग लगेगा, 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। उसी तरह से अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 होगा, 5 होगा, इसके बाद 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। ये सारी संख्याएं पर अभाज्य संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड वाले अगर संख्या को हम लोग देखें तो वो 4 है, सबसे छोटी 4 है। तो यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि 4 में 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगेगा। इसमें 1 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और एक और संख्या 2 से भी लगेगा, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। नेक्स्ट देखिए, -2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5वां नंबर है, -2/3 के समतुल्य। तो जब भी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आएगा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऊपर और नीचे से, ठीक है, इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो आ गया -4/6। और नेक्स्ट अगर इसको हम लोग बढ़ाएं आगे और दूसरी समतुल्य संख्या, तो इसको 3 से भी गुना कर सकते हैं। यहाँ 3 दे देंगे, यहाँ भी 3 दे देंगे, तो क्या हो गया -2/3 और यहाँ 3/3। अब इसको देखिए, -6 और 3 3 9, तो -2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या ये भी है
और ये भी है। तो इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि -2/3 ही रहे, हो सकता है वहाँ 2/5 भी दे दे। तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए या 3 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो समतुल्य संख्या होगी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में कह रहा है कि 3 और 4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3 और 4 दोनों संख्या को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या अगर निकालना है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 + 4/2 यानी 7/2, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। उसी तरह से अगर 1 और 2 के मध्य परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना हो तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, और 3 में 2 से भाग दे दीजिए। तो इस तरह से 3 और 4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/6 का व्युत्क्रम क्या होगा? -5/6 का व्युत्क्रम। ठीक है। तो -5/6 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम शब्द भी आ सकता है परीक्षा में या गुणात्मक प्रतिलोम भी आ सकता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो इसमें व्युत्क्रम में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो बटा के नीचे की संख्या है उसको ऊपर कर देना है और बटा के ऊपर की संख्या को नीचे कर देना है, यानी अंकों को उल्टा कर देना है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 5, माइनस ज्यों के त्यों रहेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आ जाएगा कि नहीं, आप 2 का प्रतिलोम, 2 का प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालिए। तो 2 का अगर व्युत्क्रम निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का मतलब 2/1, और इसको लिख देंगे हम लोग इसका प्रतिलोम 2 का प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम भी लिख सकते हैं या प्रतिलोम लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए 1/2। ठीक है। तो इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना है, नीचे की संख्या को ऊपर कर देना, ऊपर की संख्या को नीचे कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में देखिए कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ध्यान रखना, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको भी समझिए। अगर शून्य है तो हम लोग शून्य को लिख सकते हैं 0/1, 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए कि 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो भागफल 0 आएगा। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। अब अगर इसका व्युत्क्रम हम निकालें तो नीचे वाली संख्या को ऊपर कर दो और ऊपर वाली संख्या को नीचे। अब 1 में 0 से भाग देना है। अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये अपरिभाषित कहलाता है। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, यहाँ पर लिख दीजिए नहीं होता है। या दूसरा ऑप्शन इसमें दे सकता अपरिभाषित, कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो अपरिभाषित लिख देना। बगल में हो सकता है ऑप्शन रहे तो अपरिभाषित लिख देना, अपरिभाषित। ठीक है। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है।
और अगर दूसरा ऑप्शन अगर दे दे 4 में, चूँकि ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का क्वेश्चन ये सब है, MC टाइप क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा A B C D। उसमें 4 में से एक आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसमें या तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम का ऑप्शन रहेगा, नहीं होता है, या अपरिभाषित भी रहेगा। तो दोनों में से एक ही रहेगा, जो रहेगा उसको आप लोग सही कर देंगे। अब कहता है कि 1 तथा -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही होता है और -1 का भी गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। ध्यान रखना है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होगा और -1 का भी गुणात्मक प्रतिलोम -1 होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं, जो संख्या दी गई है बस वही संख्या होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं 1 तथा -1 क्रमशः 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होगा और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। क्या होता है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगी। ध्यान रखना है, अगर 2 परिमेय संख्याओं को हम गुना करेंगे तो उसका गुणनफल परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ऑप्शन में अलग अलग हो सकता है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में बराबर आते रहते हैं। 8वीं बोर्ड की परीक्षा में जो परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं उस सबों के लिए इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और इसी क्वेश्चन में ही आएगा, दूसरा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य मतलब होता है जोड़। योज्य मतलब क्या होता है? जोड़। तो जोड़ प्रतिलोम क्या होगा, इसमें ध्यान देना है कि जितनी संख्या यहाँ है वही होगा, केवल उसमें माइनस लग जाएगा। अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस वाला हो जाएगा, अगर उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5/6, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/6। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, ना जोड़ है, ना घटाव है, ना गुना है, ना भाग है, कुछ नहीं। एकदम जो बच्चा गणित में बेहद कमज़ोर है उसको भी ये सब आसानी से हल कर लेगा। बस 1 बार 2 बार केवल ये वीडियो देख लें, कहीं से उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम -5/6। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, इसी में समझें कि -1/2 का योज्य प्रतिलोम, तो यहाँ ये माइनस में है तो योज्य प्रतिलोम में क्या हो जाएगा 1/2। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना आसान क्वेश्चन तो और दुनिया में हो ही नहीं सकता जितना आसान ये सारा क्वेश्चन। फिर भी गणित बच्चों को टफ लगता है, इसलिए लगता है कि वो पढ़ते ही नहीं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आप लोग इसको जानें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अनंत, गिनती नहीं की जा सकती। 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक भी आप संख्या निकाल सकते हैं, 1000 संख्या भी निकाल सकते हैं, 1,00,000 संख्या भी निकाल सकते हैं, 1 करोड़ संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है।
यहाँ आप लोग लिख लेंगे अनंत, या इसके लिए एक और शब्द अपरिमित भी लिख सकते हैं, अपरिमित। अपरिमित मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सके। दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाए हुए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उस सब समझ में आ जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित, इन्फिनेटिव, देयर आर इन्फिनेटिव नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट में आइए आप। 16/-24 को मानक रूप में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सबसे छोटा करके लिखना है। उसको जितना वो कट सकता है उसको काट करके छोटा कर देना है, वो छोटी संख्या में व्यक्त करना है। और माइनस अगर नीचे है, हर में है, तो उसको अंश में कर देना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 16/-24। अब देखिए 16 और 24 में वो कौन सी बड़ी संख्या है जिससे कि दोनों में भाग लगेगा? तो 8 एक ऐसी संख्या है जिससे इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। तो क्या हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और ये जो माइनस हर में है उसको अंश में ले जाइए ऊपर। ठीक है, अब ये इससे और छोटा नहीं हो सकता और डिवाइड नहीं हो सकता और नहीं कट सकता। तो 16/-24 का मानक रूप होगा -2/3। ठीक है, इसका आंसर होगा -2/3। अब एक और मानक रूप में आप लोग देख सकते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगर तुमसे ये कहे कि -8/-12 को मानक रूप में लिखें, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? देखिए 4 से कट जाएगा ऊपर नीचे, और माइनस माइनस वो भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर में भी माइनस है और अंश में भी माइनस है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस उड़ा दीजिए आप लोग, ख़त्म हो जाएगा माइनस। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये मानक रूप हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट इससे आगे जो चैप्टर है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, उसके संबंध में हम वीडियो बनाएंगे। अगर ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 2 हम बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।